वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 14.2 में। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि कथन का निषेधन किसे बोलते हैं। ठीक है, देखिए कथन का निषेधन यानी कि नेगेशन। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो निषेधन यानी कि जस्ट उल्टा कर देना। ठीक है, यानी कि किसी कथन को नकारना। तो हम लिख सकते हैं कथन का निषेधन किसको बोलेंगे? किसी कथन का नकारना ही कथन का निषेधन कहलाता है। देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उदाहरण ले लेता हूं। देखिए, जैसे कि एक वाक्य है, एक कथन, नया रायपुर एक नगर है। देखिए, ये एक कथन है कि नया रायपुर एक नगर है। तो इसका निषेधन क्या हो जाएगा? इसका नेगेशन यानी कि जस्ट उल्टा। तो ये एक सत्य कथन है। ठीक है, तो इसका असत्य कथन हो जाएगा। तो इसका असत्य कथन क्या हो जाएगा? जैसे कि ये वाक्य को मैं P लेकर मानकर चलूंगा। ठीक है, जैसे कि P सच दैट, तो ये जो P है ये वाक्य है। ठीक है, तो इसका नेगेशन यानी कि निषेधन, तो उसको हम डिनोट करते हैं ये वाले साइन से। ठीक है, तो नेगेशन निषेधन P का, तो क्या हो जाएगा? नया रायपुर एक नगर है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नया रायपुर एक नगर नहीं है, या नया रायपुर नगर नहीं है, ये लिख सकते हैं, एक नगर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका निषेधन। तो इसको इस प्रकार से तो लिख सकते हैं। एक और प्रकार है, और क्या लिख सकते हैं? इसी का नेगेशन। और देखिए, इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि यहां असत्य है, यहां असत्य है कि नया रायपुर एक नगर है। देखिए, ये दोनों जो नेगेशन हुआ है, जो निषेधन हुआ है, ये दोनों सेंटेंस, दोनों वाक्य का मतलब तो एक ही है। यहां असत्य है कि नया रायपुर एक नगर है और नया रायपुर एक नगर नहीं है। तो ये दो प्रकार से हम किसी वाक्य का निषेधन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जो वाक्य दिया होगा जिसका हमें निषेधन नेगेशन करना होगा, वो सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। देखिए, मैं आपको इसका ट्रूथ टेबल बताता हूं। जैसे कि P है, इस P का अगर नेगेशन हमें देखना है तो ट्रूथ टेबल क्या होता है? ट्रू फॉल्स वाला होता है, अगर आप लोग जानते होंगे तो। ठीक है, तो क्या होता है? अगर ट्रू दिया होगा स्टेटमेंट तो फॉल्स आएगा हमेशा। ठीक है, यानी कि अगर P ट्रू है तो नेगेशन फॉल्स होगा, और अगर P फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। इसका मतलब अगर जो वाक्य दिया होगा वो सत्य है तो इसका निषेधन असत्य होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि जो वाक्य दिया होगा वो असत्य है तो उसका निषेधन सत्य हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? अब देखते हैं मिश्र कथन यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट। तो देखिए, कंपाउंड यानी कि दो या दो से अधिक वाक्यों के मेल से जो एक स्टेटमेंट या कथन बनेगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं कि मिश्र कथन किसे बोलते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जैसे कि और, या, तथा, और क्या बोल सकता हूं? या अथवा। ठीक है, देखिए, और या फिर या, ये दोनों के संयोग से अगर दो कथन को जोड़कर एक नया, दो या दो से अधिक कथन को जोड़कर एक नया कथन बन रहा है तो उसे हम मिश्र कथन कहते हैं। जैसे कि देखिए, और या के संयोग से बना कथन मिश्र कथन होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? जैसे कि देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं, उदाहरण। जैसे कि सबसे पहले इस और शब्द से मिलकर दो कथन जो बना उसका, जैसे कि आकाश नीला है और घास हरी है। देखिए, ये दो कथन से मिलकर बने,
सबसे पहला कथन क्या हो गया कि आकाश नीला है, ये तो एक कथन हो गया। दूसरा घास हरी है, ये दूसरा कथन हो गया। तो ये दोनों कथन को और के संयोग से मिलाकर एक नया कथन बनाया गया है, तो इसको हम मिश्र कथन कहेंगे। अब देखिए घटक कथन क्या होता है, यानी कि दो जो अलग अलग कथन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो दोनों को अलग कर देंगे, जैसे कि अगर इसको मैं अलग करूंगा तो इसको बोलेंगे घटक कथन। देखिए पहला कथन क्या हो जाएगा, आकाश नीला है, और दूसरा कथन क्या है, घास हरी है। तो दूसरा घास हरी है, ये हो गया दूसरा कथन, ठीक है। तो ये मिश्र कथन है। मिश्र कथन से हम घटक कथन निकाल सकते हैं, और अगर दो घटक कथन दिया होगा उसको हम मिश्र कथन भी बना सकते हैं, ठीक है, और या फिर या का प्रयोग करके। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल जिसमें हम अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल जिसमें हम या का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि बल्ब या बिजली के तार में कुछ खराबी है। तो देखिए ये दो कथन से मिलकर बने। सबसे पहले बल्ब में कुछ खराबी हो सकता है, या फिर बिजली के तार में कुछ खराबी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में खराबी हो। तो इसका हम घटक कथन निकालते हैं, ठीक है। घटक कथन, सबसे पहला सेंटेंस यानी कि कथन कौन सा है, बल्ब में कुछ खराबी है, यह हो सकता है। तो पहला क्या हो जाएगा, बल्ब में कुछ खराबी है। या के संयोग से यह जो वाक्य है वो एक मिश्र वाक्य बना हुआ है, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा कथन क्या है, बिजली के तार में कुछ खराबी है, ये भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा दूसरा कथन, बिजली के तार में कुछ खराबी है। तो यह दो वाक्य से मिलकर यह मिश्र वाक्य बना है, ठीक है। तो यहां हम दो चीज सीखे, अगर मिश्र वाक्य दिया होगा तो उसका हम घटक कथन निकाल सकते हैं, और अगर घटक कथन दिया होगा, ठीक है, कुछ पी क्यू ऐसा कुछ दिया होगा, तो दोनों को मिलाकर हम मिश्र वाक्य भी बना सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रश्नावली 14.2। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित कथन के निषेधन लिखिए। तो निषेधन यानी कि इसका नेगेशन सेंटेंस स्टेटमेंट हमें लिखना है। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। देखिए निषेधन मतलब होता क्या है, अगर वह वाक्य सत्य होगा तो उसका असत्य रूप को लिखना है, और अगर असत्य दिया होगा तो उसका सत्य रूप को लिखना है। तो पहला क्या दिया है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तो देखिए इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी नहीं है, ठीक है। ये उसका नेगेशन हो गया, जस्ट उल्टा। अब दूसरा देखते हैं क्या दिए, वर्गमूल 2 एक सम्मिश्र संख्या नहीं है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 एक सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 एक सम्मिश्र संख्या होती है या फिर है, यह हम लिख सकते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिए, सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं। देखिए ये सब नेगेशन को लिखने का एक और तरीका है जो मैं आपको बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में। जैसे कि मैं इसको क्या लिखा हूं, क्या दिया था, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, ये दिया हुआ था। इसका नेगेशन निषेध हम क्या लिखे, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी नहीं है। और हम इसको क्या लिख सकते थे कि यह असत्य है कि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, ठीक है। तो ये भी ऐसा इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब चौथा क्या दिया हुआ है,
संख्या 2 संख्या 7 से अधिक है, तो इसका नेगेशन निषेध क्या हो जाएगा? संख्या 2 संख्या 7 से अधिक नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अब उसी तरीके से लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है, तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक नहीं है या नहीं होते हैं, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो दिया गया कथन होगा उसका हम निषेध कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखिए क्या दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2। क्या निम्नलिखित कथन युग्म कथन के जोड़े जो दिया गया है एक दूसरे के निषेध है? तो हमें यह बताना है कि ये जो कथन का युग्म दिया गया है वो आपस में एक दूसरे का निषेध है या कि नहीं, यानी कि नेगेशन है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर दो सेंटेंस है, दो वाक्य है, अगर पता लगाना है हमें कि दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है कि नहीं, निषेधन है कि नहीं, तो हम एक काम करते हैं, जो पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य, ठीक है, युग्म में दो वाक्य है, एक वाक्य का निषेधन निकालते हैं। अगर उस वाक्य का निषेधन बराबर होगा दूसरे वाक्य से, तो इसका मतलब दोनों आपस में निषेधन है। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, पहला क्या दिया हुआ है, संख्या x एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका निषेधन क्या होगा? तो निषेधन कथन 1 का क्या हो जाएगा? संख्या x एक परिमेय संख्या नहीं है, तो उसका निषेधन क्या हो जाएगा? संख्या x एक परिमेय संख्या है। देखिए ये तो हो गया पहला कथन का निषेधन। अब दूसरा कथन से इसको मैच करके देखते हैं कि दूसरा कथन से पहला कथन का निषेधन दोनों सेम है क्या, सिमिलर है क्या। देखिए क्या है, संख्या x एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए क्या बोला गया है कि संख्या x एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या होगा? परिमेय संख्या। इसका मतलब यह दिया गया है कि संख्या x एक परिमेय संख्या है, यही दिया गया है। और यहां क्या है, संख्या x एक परिमेय संख्या है, दोनों सेम हो गया। ठीक है, इसका मतलब हम क्या लिख देंगे कि अतः कथन 1 का निषेधन कथन 2 से समतुल्य है, यानी कि सिमिलर है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो दिया गया कथन है वो आपस में निषेध है। ठीक है, निषेधन है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः एक दूसरे के निषेधन है, दिया गया कथन का युग्म एक दूसरे से निषेधन है, यह हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा में निषेधन लिखते हैं कथन 1 का। देखिए क्या दिया गया है, संख्या x एक परिमेय संख्या है, उसका निषेधन क्या होगा? संख्या x एक परिमेय संख्या है बोला गया है, तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या नहीं है। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, दूसरा कथन, संख्या x एक अपरिमेय संख्या है, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहां क्या है, संख्या x एक परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। और इसका जो इस युग्म में जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है कथन का, वो दोनों समतुल्य है। ठीक है, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हम फिर से कंक्लूजन लिख देंगे कि अतः कथन 1 का निषेधन कथन 2 से समतुल्य है। अतः दिया गया कथन एक दूसरे के निषेधन है। तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 2। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित मिश्र कथन के घटक कथन ज्ञात कीजिए और जांचिए कि वे सत्य है या असत्य है। तो हमें मिश्र कथन दिया हुआ है, यानी कि दो कथन का युग्म हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसका हमें घटक कथन निकालना है।
तो पहला देखिए क्या दिया है, संख्या 3 अभाज्य है या विषम है। तो या के मदद से, ठीक है, या के हेल्प से दो कथन का युग्म हुआ है इसमें। तो देखिए पहला क्या है, संख्या 3 अभाज्य है, तो ये हो जाएगा पहला कथन। तो इसको मैं P मानकर चलता हूं, ठीक है। क्या दिया गया है, संख्या 3 अभाज्य है, ये पहला कथन हो गया। अब दूसरा कथन क्या है, तो उसको मैं Q मानकर चलता हूं, ठीक है। क्या दिया, या विषम है, तो या के हेल्प से विषम है, तो संख्या 3 विषम है, ये एक कथन बन जाएगा। तो संख्या 3 विषम है। अब देखिए हमें यहां पता भी करना है कि कथन सत्य दिया हुआ है कि असत्य दिया हुआ है। तो संख्या 3 अभाज्य है कि नहीं, प्राइम नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है, तो ये तो कथन सत्य है, ठीक है, कथन सत्य है। संख्या 3 विषम संख्या है, बिल्कुल, तो ये भी सत्य होगा। अब देख लेते हैं दूसरा क्या दिया है, समस्त या बोल सकते हैं सभी पूर्णांक धन है या ऋण है, ठीक है। तो P और Q सभी पूर्णांक धन है, ये पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, सभी पूर्णांक ऋण है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, धन भी होता है ऋण भी होता है, लेकिन अगर इस सेंटेंस में देखूं तो सभी पूर्णांक धन है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि धन वाला संख्या भी पूर्णांक होता है और ऋण वाला संख्या भी पूर्णांक होता है, तो ये तो असत्य हो जाएगा, ये कथन भी असत्य हो जाएगा। अब इसी प्रकार देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। देखिए क्या दिया गया है, संख्या 100 संख्याओं 3, 11 और 5 से भाज्य है, यानी कि ये टोटल 3 वाक्य 3 कथन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो P Q R ये 3 वाक्य लेता हूं, ठीक है, 3 कथन। पहला कथन में क्या आ जाएगा, संख्या 100 संख्या 3 से भाज्य है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संख्या 100 संख्या 3 से भाज्य है, ये हो गया पहला कथन। दूसरा क्या हो जाएगा, संख्या 100 संख्या 11 से भाज्य है, और लास्ट के लिए क्या हो जाएगा, 5 से भाज्य दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, संख्या 100 संख्या 5 से भाज्य है। देखिए संख्या 100 3 से भाज्य होता है क्या, नहीं होता, 99 होता है लेकिन 100 नहीं होता, तो फिर क्या हो जाएगा, ये असत्य। वैसे ही दूसरा देखते हैं, संख्या 100 संख्या 11 से भाज्य, तो ये भी असत्य हो जाएगा, और संख्या 100 5 से भाज्य, ये सत्य होगा, ठीक है, क्योंकि संख्या 100 5 से भाज्य होता है, ठीक है। तो ये जो दिया गया वाक्य है वो असत्य, ये सत्य और ये सत्य होगा। तो इस प्रकार से यह प्रश्नावली 14.2 कंप्लीट। थैंक यू।